हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो सबसे पहले है कि ये लॉ हम लोग पढ़ते क्यों हैं। तो इस लॉ से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का कैलकुलेशन करते हैं। कब करते हैं? जब सर्टेन सिचुएशन में बायो-सेवर्ट्स लॉ से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे बायो-सेवर्ट्स लॉ का यूज करके हमने स्ट्रेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को कैलकुलेट किया फार्मूला, और सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला मिला। इससे हमने यूज किया बायो-सेवर्ट्स लॉ। लेकिन अगर जैसे थिक वायर है या सिलिंड्रिकल वायर है कैरिंग करंट, तब मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन कैसे होगा? तब हमें यूज करना पड़ता है बायो-सेवर्ट्स लॉ के बदले में एम्पियर्स सर्किटल लॉ, क्योंकि यहाँ बायो-सेवर्ट्स लॉ को यूज करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। सिमिलरली अगर करंट कुछ इस तरह से है, इस तरह से इस वायर में इस तरह से घूम घूम करके करंट है, तब भी बायो-सेवर्ट्स लॉ से मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट होगा। इस तरह के सिचुएशन में बेसिकली ये क्या है, एक सोलेनाइड हो गया, इसमें टर्न्स हैं, इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, अगर तो यहाँ पर भी तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इस तरह के सिचुएशन में बायो-सेवर्ट्स लॉ का से काम नहीं चलता। ऐसे सिचुएशन में तब हमारे पास एक दूसरा फार्मूला है, दूसरा कॉन्सेप्ट है जो हमें मिलता है एम्पियर्स सर्किटल लॉ से। तो पहले इस लॉ को डिस्कस करते हैं कि ये लॉ का स्टेटमेंट क्या है। एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ये कहता है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B, the line integral of magnetic field induction B over a closed path in vacuum is mu naught times the total current I net threading या इनक्लोजिंग बाय द क्लोज लूप या क्लोज पाथ या थ्रेडिंग द क्लोज्ड पाथ, थ्रेडिंग द क्लोज पाथ या थ्रेडिंग द क्लोज लूप या इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड पाथ। तो अभी इसको सिस्टमेटिकली धीरे धीरे समझेंगे कि है क्या। अब ये जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B है अराउंड ओवर ए क्लोज्ड पाथ, ये इसको ऐसे मैथमेटिकली इसका ये होता है B.dl एंड दिस इज लाइन इंटीग्रल, और ये इक्वल टू होता है म्यू नॉट टाइम्स I नेट के या I इनक्लोज्ड। अब पहले ये समझते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज B.dl, इसका क्या मतलब है। फिर समझेंगे ये आई नेट क्या है। आई नेट के बारे में है कि टोटल करंट थ्रेडिंग द क्लोज्ड पाथ। तो जैसे हमने बायो-सेवर्ट्स लॉ से स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर के कारण r डिस्टेंस पे उससे वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर या इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के कारण r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला मिला था
वो मिला था B इजकल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। अब अगर हम यहाँ ऐसे कर लें कि ऐसे सोचते हैं कि ये स्ट्रेट कंडक्टर है और इससे r डिस्टेंस पे तो पॉइंट्स चारों तरफ होंगे, तो ठीक है, r डिस्टेंस यहाँ यहाँ इस तरह से r इस कंडक्टर से r डिस्टेंस के डिस्टेंस पे चारों तरफ एक हमें इस तरह का एक पाथ मिलेगा, जिस पाथ का के हर पॉइंट का डिस्टेंस इस स्ट्रेट कंडक्टर से r ही होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड B जो होगा उसका मैग्नीट्यूड म्यू नॉट आई अपॉन 2πr ही होगा। दूसरी बात हमने देखा था कि ये स्ट्रेट कंडक्टर है अगर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कंसेंट्रिक सर्कल्स ही होते हैं इस तरह से, जैसे ये क्लोज पाथ है, इस क्लोज पाथ का जो प्लेन है वो इस कंडक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ऐसे है लिया है हमने, r डिस्टेंस यहाँ पे लिया, या r डिस्टेंस यहाँ ले रहे हैं, या r डिस्टेंस यहाँ ले रहे हैं, तो इस क्लोज पाथ के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का जो वैल्यू होगा वो तो सेम होगा। अब आते हैं डायरेक्शन की बात। तो हमने देखा था कि इस तरह से अगर इसको हम एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी मान सकते हैं तो ऐसे होगा, और B जो होगा वो किसी dl लेंथ पे की बात करेंगे तो dl तो ऐसे होगा, और B जो होगा वो dl के पैरेलल होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का जो डायरेक्शन होगा वो किसी पॉइंट पर एक dl लेंथ लेंगे तो dl और B पैरेलल होंगे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हमने पढ़ा था स्ट्रेट कंडक्टर में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कंसेंट्रिक सर्कल्स थे, और उस पर जो टेंजेंट था एट एनी पॉइंट वो देता था मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का डायरेक्शन एट दैट पॉइंट। तो dl तो टेंजेंट हो जाएगा किसी पॉइंट पर और वही डायरेक्शन देगा B का। अब ये जो रिलेशन है B इजकल टू म्यू नॉट आई बाई 2πr, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं B इंटू 2πr, तो B इंटू 2πr क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, सॉरी इसमें करंट I है, म्यू नॉट इंटू आई, और ये जो 2πr है ये इस तरह से dl लेंथ हम लेंगे हर जगह पे, तो सारे dl का इंटीग्रेशन है, मतलब हुआ कि B इंटू हम 2πr को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल dl, सारा dl ऐड होकर के क्या बनेगा, इसका सरकमफ्रेंस 2πr, तो 2πr के बदले में हम इंटीग्रेशन ऑफ dl लिख सकते हैं, तो b dl क्या आ गया, म्यू नॉट इंटू आई आ गया। अब यहाँ पर इस क्लोज पाथ पर r रेडियस वाले क्लोज पाथ के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, तो हम उसको इंटीग्रेशन के अंदर भी रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं, तो हमने उसको अंदर ले लिया, तो हो गया b डॉट dl इजकल टू म्यू नॉट इंटू आई। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस क्लोज पाथ पर कहीं पर भी एक dl ले रहे हैं तो वही उसका जो dl होगा वो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के डायरेक्शन को एक्चुअली रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर के सिचुएशन में b एंड dl जो है आर पैरेलल, यानी कि r एट 0 डिग्री, तो b dl इजकल टू म्यू नॉट आई है, हम इसको b डॉट dl भी लिख सकते हैं, बिकॉज a डॉट b इजक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है, तो ठीक है, यानी कि b डॉट dl इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl भी लिख सकते हैं, और वो फाइनली कितना आ गया, म्यू नॉट आई। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ b डॉट dl। b डॉट dl एक मैथमेटिकल एडजस्टमेंट है जो किसी क्लोज पाथ के हर पॉइंट पर अगर हम एक dl लेंथ ले रहे हैं और उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड b है और उनके मैग्नेटिक फील्ड और dl के बीच एंगल 0 डिग्री भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि क्लोज पाथ कैसा है। अगर इस केस की बात करें तो यहाँ पर तो b और dl एक
एक दूसरे के पैरेलल हैं तो एंगल 0 डिग्री हो गया। लेकिन अलग अलग सिचुएशन में बी और डी एल के बीच में एंगल थीटा होगा, तो उस तरह से बी डॉट डी एल का वैल्यू बी डॉट डी एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी डी एल कॉस थीटा हो करके आएगा। तो ओवरऑल लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब यही हुआ कि अगर ये क्लोज्ड पाथ है ऐसा और किसी कंडक्टर के अराउंड है, तो यहाँ पर एक डी एल लेंगे और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे क्या है, और उस मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच एंगल को देखेंगे, तो एक बी डॉट डी एल मिलेगा इस पॉइंट के रिलेटेड, फिर दूसरा लेंगे, फिर तीसरा लेंगे, फिर और लेते जाएंगे और सबका एक इंटीग्रेशन होगा। दैट इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी ओवर ए क्लोज्ड पाथ। अब इसको और भी तरीके से बताएंगे। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, एक्चुअली हमने स्टार्ट किया था, ये जो फॉर्मूला आता है ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट वायर, ये बायो-सेवर्स लॉ से आता है। तो हम एक्चुअली बायो-सेवर्स लॉ से चले हैं और पहुँच गए कहाँ पे, एम्पियर्स सर्किटल लॉ के मैथमेटिकल फॉर्म तक। तो ये कुछ हद तक वैसा ही सिचुएशन है जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था कि कूलम्ब्स लॉ के फॉर्मूला से फोर्स कैलकुलेट करते थे और फिर E = F/Q0 करके, इससे हमें पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलता था। लेकिन अगर पॉइंट चार्ज नहीं है, चार्ज अगर लाइन पे है, चार्ज सेल के सरफेस पे है, तो कूलम्ब लॉ के कॉन्सेप्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर पाते थे हम लोग, तो हम लोग गॉसेस लॉ यूज करते थे। और कूलम्ब्स लॉ और गॉसेस लॉ से को हम एक दूसरे से स्टार्ट करके डिराइव भी कर सकते थे। तो वैसे ही यहाँ पर सर्टेन सिचुएशन में बायो-सेवर्स लॉ से स्ट्रेट वायर के लिए, सर्कुलर वायर के लिए बायो-सेवर्स लॉ से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मिल जाता है। लेकिन सिलिंड्रिकल वायर है या थिक लॉन्ग वायर है या सोलेनाइड है, तो इस तरह के सिचुएशन में बायो-सेवर्स लॉ से काम नहीं होता, एम्पियर सर्किचुअल लॉ से काम होता है। लेकिन एम्पियर सर्किचुअल लॉ से आप बायो-सेवर्स लॉ तक जा सकते हैं। और यहाँ पर अभी हमने क्या देखा कि बायो-सेवर्स लॉ का कॉन्सेप्ट यूज करके हम कहाँ पे पहुँच गए, एम्पियर सर्किचुअल लॉ पे। अब इसको पहले इस लॉ को प्रूफ करते हैं, फिर अभी डिस्कस करेंगे बी डॉट डी एल = μ0 I नेट है। अब उस I नेट का क्या मतलब है, तो पहले इस लॉ को प्रूफ कर लेते हैं। स्टेटमेंट हो गया, अब बात करते हैं प्रूफ। फिर आ गया, एक बार फिर बात करूंगा इसका गॉसेस लॉ का। तो गॉसेस लॉ में था सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, यहाँ पे है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो गॉसेस लॉ को प्रूफ किया था हमने, तो हमने सिंपलेस्ट क्लोज सरफेस लिया था, दैट वाज स्फेरिकल। वैसे ही यहाँ पर और चार्ज लिया था एक पॉइंट चार्ज। यहाँ पे बी डॉट डी एल = μ0 I प्रूव करना है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो यहाँ पर भी हम एक सिंपलेस्ट करंट कॉन्फ़िगरेशन लेंगे और सिंपलेस्ट क्लोज पाथ लेंगे, बिकॉज एम्पियर सर्किटल लॉ में सबसे पहला कंडीशन है यू हैव टू टेक ए क्लोज्ड पाथ। तो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ले रहे हैं, कैरिंग I AB स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। हमने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है वो होता है कंसेंट्रिक सर्कल्स, ऐसे। और राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, फील्ड लाइंस को ये रिप्रेजेंट करता है। और इस फील्ड लाइन पे किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट लेते हैं वो देता है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का डायरेक्शन एट दैट पॉइंट।
अब यहाँ पे हम इस कंडक्टर के अराउंड एम्पियर सर्किटल लॉ का पहला कंडीशन आपको यू हैव टू टेक ए क्लोज पाथ। तो इस कंडक्टर के अराउंड इस तरह से, जैसे ये कंसेंट्रिक सर्कल्स है और ये सर्कल्स ऐसे नहीं है जैसे ये दिख रहा है, सर्कल्स जो है वो इस तरह से है। सर्कल्स का प्लेन कंडक्टर के डायरेक्ट जो ये लेंथ है उसके परपेंडिकुलर है, ऐसे हम ले रहे हैं क्लोज पाथ। ये जो सर्कल्स हैं वो ऐसे हैं। तो इसी सर्कल्स के अबाउट आर रेडियस का वी हैव टू टेक ए क्लोज पाथ, फर्स्ट कंडीशन है। तो यहाँ पर हम कंडक्टर से आर डिस्टेंस पर आर रेडियस का एक क्लोज पाथ ले रहे हैं। अब इस क्लोज पाथ पर के हर पॉइंट का डिस्टेंस इस कंडक्टर से आर ही होगा। तो दी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट एनी point on the closed path is same in magnitude, is same given by, अभी हमने लिखा जो स्ट्रेट वायर होता है इसके लेंथ के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, तो इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला होगा b = म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, और इसी को एडजस्ट करके हम लोग ऐसे लिखते थे म्यू नॉट 2i अपॉन 4πr। और इसका जो डायरेक्शन होगा डायरेक्टेड टेंजेंशियली हमने डिस्कस किया था इसको। तो अगर हम कहीं पर भी कोई dl लेंगे तो dl ही रिप्रेजेंट करेगा, dl का डायरेक्शन ही टेंजेंट के अलॉन्ग ही होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो इस क्लोज पाथ पर कहीं पर भी अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं एट एनी पॉइंट P जो होगा एंड DL पैरेलल होंगे, यानी कि R एट 0 डिग्री। तो इस लाइन के लिए अगर हम लगाते हैं लाइन इंटीग्रल, तो B.dl फॉर दिस क्लोज पाथ, इसको एम्पीरियन लूप भी बोलते हैं। एम्पीरियन लूप, जो क्लोज पाथ होता है उसको एम्पीरियन लूप बोलते हैं। तो इस क्लोज पाथ के लिए लगा रहे हैं एम्पीरियल लूप के लिए B.dl ले रहे हैं। तो B.dl का मतलब हो गया B.dl cos थीटा मतलब क्या है, यहाँ पे 0 डिग्री है। B और dl क्या है, पैरेलल है, कहीं पर भी लें। और हमने यहाँ देखा कि B जो होगा वो हर जगह उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। इसका मतलब है B को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो B जो है वो बाहर हो गया इंटीग्रेशन से। तो ये कितना हो गया, B इंटू dl, सारा dl ऐड होकर के 2πr हो जाएगा। तो B इंटू 2πr, B का वैल्यू डालेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 2πr इंटू 2πr कैंसिल, क्या आ गया, ये म्यू नॉट आई आ गया। प्रूव्ड, एम्पियर सर्किटल लॉ प्रूव्ड। अब अगर इसी में हम रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, यानी कि स्टार्ट करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ से, तो हमें ये वाला फार्मूला मिल जाएगा। और ये वाला फार्मूला मिलने का मतलब है कि हम पहुंच गए बायो-सेवर्स लॉ पे। तो बायो-सेवर्स लॉ को हम एम्पियर सर्किटल लॉ से डिराइव कर सकते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ को हम बायो-सेवर्स लॉ से डिराइव कर सकते हैं। जैसे स्ट्रेट वायर है कैरिंग का करंट I, हमें इससे R डिस्टेंस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और हमें बायो-सेवर्स लॉ पे तक पहुंचना है स्टार्टिंग फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ से, तो क्या करेंगे, एक क्लोज पाथ लेना पड़ता है। तो क्या है, B.dl इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट I है करेंट। एम्पियर सर्किटल लॉ में अभी डिस्कस करेंगे I नेट है क्या,
लेकिन आई क्या है, यहाँ पर आई के बारे में क्या पता चल रहा है, आई इज द इफेक्टिव करंट जो इस क्लोज पाथ को क्या कर रहा है, थ्रेट कर रहा है। अलग अलग सिचुएशन में जो आई नेट होगा वो अलग होगा डिपेंडिंग ऑन कि कंडक्टर का क्या है सिचुएशन, और पॉइंट जो है जिसकी वो कंडक्टर के अंदर भी हो सकता है, कंडक्टर के बाहर भी हो सकता है। ये तो सिंपल सा सिचुएशन था। हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट थिन वायर के बारे का फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं तो हमें मिल गया। तो अगर हम डायरेक्ट लगाते हैं इसके लिए एम्पियर सर्किटल लॉ, तो B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई होना चाहिए, और B तो कांस्टेंट होगा तो B इंटू क्या हो जाएगा 2 पाई आर। B और DL के बीच में एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री। B इज टेंजेंट एंड DL, B इज पैरेलल टू DL, टेंजेंट ही B का डायरेक्शन देता है। B इंटू 2 पाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई। तो B क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यानी कि स्टार्ट किया हमने एम्पियर सर्किटल लॉ से और पहुंच गए इस फार्मूला तक, और इस फार्मूला तक पहुंचने का मतलब है हम कहाँ पे पहुंच गए, हम पहुंच गए बायो-सेवर्स लॉ पे। तो हमने स्टेटमेंट को डील किया और उसको एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूव भी हो गया ये। अब इसका थोड़ा सा है प्रॉब्लम, क्योंकि थोड़ा सा समझने में दिक्कत है इसको। तो अब इसको डील करते हैं कि ये है एक्चुअली है क्या, और आई नेट का क्या मतलब है। साथ साथ अगर हमें किसी करंट कैरिंग कॉन्फ़िगरेशन जिसमें सिमेट्री हो, एम्पियर सर्किटल लॉ लगता है ऐसे करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए जिसमें सिमेट्री हो, मतलब एक तरह का सिचुएशन हो वहाँ पर उसका, चाहे वो शेप के कारण हो या करंट जो जिस तरीके से फ्लो कर रहा है वहाँ पर एक सिमेट्री हो। तो हमने एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इफेक्टिव या आई नेट। अब ये जो रिलेशन है, सबसे पहला पॉइंट, ये जो रिलेशन है ये B डॉट डी एल जो लाइन इंटीग्रल लेंगे उसके शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। ये जो मैथमेटिकल रिलेशन है, दिस रिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द क्लोज्ड पाथ या एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप जैसे ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके अराउंड हमने एक क्लोज पाथ लिया है ऑफ रेडियस r1, और इसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्टेड टेंजेंशियली, ये हो जाएगा B और वो होगा DL के लॉन्ग। फिर एक दूसरा क्लोज पाथ ले रहे हैं बड़ा साइज का ऐसा, और एक इस तरह का क्लोज पाथ ले रहे हैं। तो यहाँ के लिए तो क्लियर है कि B एंड DL जो होगा, ये जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा सिंपली B इंटू 2 पाई आर। इस सिचुएशन में अगर ये सर्कल है तो, और वो इक्वल टू हो जाएगा, इसमें करंट अगर I है तो वो हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई। B डॉट डी एल सिंपली ये लगा लेंगे अगर सर्कुलर है आपका एम्पीरियन लूप तो।
तो ये तो हो गया इसके लिए, लूप 1 के लिए। अब अगर बड़ा सा रेडियस वाला R2 रेडियस वाला सर्कुलर लूप लेते हैं, ये 2, तो इसके लिए मान लेते हैं ये B1 था, ये जो मैग्नेटिक फील्ड था ये हर जगह पे मैग्नीट्यूड में सेम था, तो B1 था, यहाँ पर भी, 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 तो B1 इंटू 2 पाई R1 हो गया था ये। इस लूप के लिए करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी, क्योंकि ये सर्कुलर लूप लिया है इसके अराउंड R2 रेडियस का, तो इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस लूप के हर पॉइंट पर सेम होगा, और DL DL सारा ऐड हो करके इसका सरकम्फ्रेंस बनेगा, और B2 और इस पर जो DL लेंगे वो भी 0 डिग्री पे होंगे, पैरेलल ही होंगे, सर्कुलर लूप है। तो सेकेंड लूप के लिए हो जाएगा B2 इंटू 2 पाई R2 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई ही। लूप 1 को भी I करंट ही थ्रेड कर रहा है, लूप 2 को भी I करंट ही थ्रेड कर रहा है, और यहाँ पर B एंड DL दोनों केस में B एंड DL आर एट 0 डिग्री, इसलिए कॉस वाला टर्म 1 हो गया। एक्चुअली B डॉट DL क्या है? B डॉट DL है B DL कॉस थीटा, तो कॉस वाला टर्म दोनों ही लूप के लिए, लूप 1 के लिए और लूप 2 के लिए कॉस वाला टर्म 1 हो गया। अब लूप 3 को देखते हैं जो इरेगुलर शेप का है, लेकिन लूप 3 में जाने से पहले यहाँ ये देखना है कि हम लोगों ने कहा कि B डॉट DL के शेप एंड साइज पर ये जो रिलेशन है ये इसको B क्लोज पाथ के शेप एंड साइज पर ये रिलेशन डिपेंड नहीं करता। तो लूप 1 को देखें तो B1 ज़्यादा होगा, लूप 1 के हर पॉइंट का डिस्टेंस R1 ही है और 2 पाई R1 है, तो B1 लूप 1 के लिए B1 ज़्यादा है, लेकिन इफेक्टिव जो लेंथ है 2 पाई R का वो कम है, यानी कि B डॉट DL का वैल्यू इस लूप के लिए। और फिर लूप 2 का बात करते हैं, तो लूप 2 का रेडियस ज़्यादा है, यानी कि लूप 2 के हर पॉइंट का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो B1 से B2 का वैल्यू कम होगा। लेकिन 2 पाई R2 इस लूप का करेंगे क्लोज लाइन इंटीग्रल, तो सरकम्फ्रेंस होगा, तो इसका वैल्यू ज़्यादा होगा। अब इसमें इसका वैल्यू ज़्यादा है, इसका वैल्यू कम है। सेकेंड लूप के लिए इसका वैल्यू कम हो गया और इसका वैल्यू ज़्यादा हो गया, तो ये इस तरह से एडजस्ट होंगे कि वो फाइनली वो इक्वल हो जाएंगे किसके? म्यू नॉट आई नेट के। तो आई तो दोनों के लिए सेम है, लूप हम कितना भी बड़ा ले लें फाइनली किस पे डिपेंड करता है? आई नेट पे, और यहाँ तो आई ही है, आई नेट। यहाँ आई क्या है? आई ही है, आई नेट जो है वो आई ही है। ओनली आई इज द करेंट दैट इज थ्रेडिंग द क्लोज लूप ऑफ रेडियस R1। आई इज द ओनली करेंट या टोटल करेंट दैट इज थ्रेडिंग द क्लोज्ड लूप ऑफ रेडियस R2, एम्पीरियल लूप ऑफ रेडियस R2। और जब हम लूप 3 की बात करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग DL जो लेंगे उसका डिस्टेंस कुछ अलग अलग होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी अलग अलग होगा, और क्योंकि ये सर्कल नहीं है तो अलग अलग जगह पे टेंजेंट लेंगे तो कहीं एंगल भी अलग अलग होगा। किसके बीच एंगल लेना है? B और DL के बीच। तो अगर ये वाला DL को DL1 लेंगे और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर उसको B1 करेंगे, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और DL1 के बीच एंगल θ1 है, तब जो B डॉट DL है एक्चुअली ये क्या है? ये है B DL cos थीटा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ B1 DL1 cos θ1 प्लस, अब यहाँ दूसरा लेते हैं DL, तो यहाँ पे ये DL2 हो गया मान लेते हैं। वैसे अगर DL लेंगे तो DL का वेक्टर DL तो कुछ और होगा डायरेक्शन वाइज, लेकिन मैग्नीट्यूड वही होगा, DL ही होगा। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं B2 होगा, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होगा वो अलग अलग होगा। तो हो जाएगा B2 DL2,
और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B2 में और DL2 में एंगल क्या है, cos θ2। तो फाइनली यहाँ तीन चीज़ एडजस्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू और तीन चीज़ नहीं, दो चीज़ एक्चुअली करेगा एडजस्ट, B1 और एंगल का यहाँ इंपॉर्टेंट रोल होगा, θ1 θ2 सिमिलरली हो जाएगा BN DL2 इंटू θN। तो ये पूरा लूप इनक्लोज हो जाएगा। तो भले ही DL को सारा DL को ऐड करेंगे तो इसका लेंथ मिलेगा, लेकिन ये जो वैल्यूज हैं आपस में इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि वो फाइनली उसका वैल्यू जो है वो आई नेट यानी कि म्यू नॉट आई के ही इक्वल होगा। तो इस तरह से जो क्लोज्ड पाथ है उसके शेप साइज पे ये रिलेशन डिपेंड नहीं करता। फाइनली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आई नेट। आई नेट क्या है, उस क्लोज पाथ को जो थ्रेट करता हुआ जा रहा है, या क्लोज पाथ कितना इफेक्टिव करंट उसके अंदर से होकर के जा रहा है, फाइनली इस रिलेशन को उसी से मतलब है। अब थोड़ा सा आई नेट को 2 मिनट समझ लेते हैं। आई नेट क्या है? अब आई नेट को B.dl का तो हो गया कि इसका शेप एंड साइज कुछ भी हो, मेनली मतलब है इस आई नेट से। तो मान लेते हैं ये एक क्लोज्ड पाथ है, एम्पीरियन लूप है, बिकॉज प्राइमरी कंडीशन, पहला कंडीशन है कि आपको एक क्लोज पाथ लेना है। तो मान लेते हैं इस क्लोज पाथ में I1 करंट जो है वो इंटर हो रहा है, क्रॉस का मतलब इंटर हो रहा है। कितना? I1। I करंट इंटर हो रहा है तो I नेट इज इक्वल टू I सिंपली, या I करंट इससे बाहर निकल रहा है इसको थ्रेट करते हुए, तो I नेट इज स्टिल I। और अगर आई करंट बाहर निकल रहा है इस क्लोज पाथ से उसको थ्रेट करते हुए ऐसे, और आई करंट इसके अंदर जा रहा है, तब आई नेट जो होगा वो, उसके लिए एक कन्वेंशन है कि आप क्या दोनों करंट को पॉजिटिव लेंगे। आई नेट मतलब अलजेब्रिक सम, करंट को स्केलर मानते हुए ट्रीट करेंगे अभी। तो अलजेब्रिक सम में क्या I1 प्लस I2 करेंगे, क्योंकि दोनों करंट सेम डायरेक्शन में नहीं है। तो अगर इस तरह से है तो आई नेट 0 हो गया। आई करंट जा रहा है, आई करंट निकल रहा है थ्रेट पाथ, क्लोज पाथ को थ्रेट करते हुए, ये इनवर्ड है और ये आउटवर्ड है, तो आई नेट 0। लेकिन अगर I1 है और ये I2 है, तब भी अलजेब्रिक सम करना होगा आई नेट के लिए। तो यहाँ पे कन्वेंशन है, ऐसे अगर आप लेते हैं क्लोज पाथ सर्कुलर है, मोस्ट केसेज में एम्पियर सर्किचुअल लॉ में क्लोज पाथ जो लेते हैं वो सर्कुलर ही लेते हैं। कुछ सर्टेन केसेज में रेक्टेंगुलर क्लोज पाथ भी लिया जाता है, लेकिन मोस्ट केसेज में वी टेक ए सर्कुलर क्लोज्ड पाथ। तो अगर ये लूप को हम ऐसे
ये कर रहे हैं, इंटीग्रेशन इस तरह से कर रहे हैं, ले रहे हैं लूप का डायरेक्शन ऐसे, तो इसके लिए तरीका है कि लूप जैसे है वैसे फिंगर, राइट हैंड के फिंगर को कर्ल कीजिए। ऐसे ही है ना, तो ऐसे कर्ल हो रहा है, ऐसे है तो ऐसे कर्ल कर रहा हूँ। तो थंब जो होगा, जिस डायरेक्शन में होगा थंब, उस वाले करंट को पॉजिटिव लेना है। तो अभी के सिचुएशन में आपको I1 को पॉजिटिव लेना है जो इनवर्ट था, क्योंकि थंब भी हमारा इनवर्ट था, और I2 को नेगेटिव लेना है। तो अब इस सिचुएशन में I नेट क्या हो जाएगा, अब इस सिचुएशन में I नेट इज इक्वल टू हो जाएगा पॉजिटिव करंट माइनस नेगेटिव करंट। अब अगर क्लोज पाथ के डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, अगर आप इंटीग्रेशन इस तरह से, ऐसे इस तरह से करते हैं एडअप, तो आपको इसको लेना होगा, तब आपको ऐसे करना होगा कर्ल, ऐसे ऐसे करना होगा, क्लोज पाथ के डायरेक्शन में ऐसे करना होगा, ये ऐसे 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 है ना, तो आपको ऐसे करना है। तो थंब इस तरफ हो गया आउटवर्ड, तो अब आउटवर्ड वाला को पॉजिटिव लेना होगा, बिकॉज जिस डायरेक्शन में थंब होता है उस डायरेक्शन वाले करंट को पॉजिटिव लेना है, और अब I1 जो है उसको नेगेटिव लेना होगा। तो ये हो जाएगा I2 माइनस, अब हो जाएगा I नेट I2 माइनस I1। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा सेंस बनता नहीं है, बिकॉज आप इंटीग्रेशन ऐसे कीजिए या ऐसे कीजिए, डायरेक्शन का लॉजिक एम्पियर सर्किटल लॉ वाले टॉपिक्स में हम लोग देखेंगे आगे कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का ये डायरेक्शन को ज़्यादा डिस्कस करने का ज़रूरत नहीं है। तो मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन करने का ही ज़्यादा क्वेश्चंस होता है। तो अगर सिंपली अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो और कोई लूप है, उसमें 5 एम्पियर का करंट अंदर जा रहा है, 2 एम्पियर का करंट उससे बाहर निकल रहा है इस तरह से, उस क्लोज पाथ को थ्रेड करते हुए, और फिर 3 एम्पियर का तीसरा करंट, ये है I1 5 एम्पियर, ये है I2, और ये है 3 एम्पियर, लेकिन ये भी इनवर्ड है, ये भी इनवर्ड है, और ये जो I3 है 2 एम्पियर का, ये आउटवर्ड है, ये इनवर्ड है, ये इनवर्ड है, और ये आउटवर्ड है। तो अब I नेट क्या लेना है एम्पियर सर्किट लॉ में, I नेट सिंपली क्या कीजिए कि जो ज़्यादा वाला करंट है उसको पॉजिटिव ले लीजिए। तो ज़्यादा वाला करंट है इनवर्ड, तो 3 + 5, 5 + 3 और -2 कर दीजिए। यानी कि जब कन्फ्यूजन हो, I नेट का एक से ज़्यादा करंट हो किसी क्लोज पाथ को थ्रेड करता हुआ और उनका डायरेक्शंस अपोजिट हो, तो I नेट के लिए सिंपली कर दीजिए I बिगर माइनस I स्मॉलर, बस। तो ये तो हो गया I नेट का, हमने B.dl का भी देख लिया। अब है कि हाउ टू यूज एम्पियर सर्किटल लॉ, को यूज कैसे करना है। हाउ टू यूज एम्पियर्स सर्किटल लॉ, हाउ टू यूज एम्पियर्स सर्किटल लॉ। पहला पॉइंट, आपको क्लोज पाथ लेना है। चूज क्लोज्ड पाथ, यानी कि एम्पीरियन लूप, such that the point or points
where magnetic field is to be calculated, ऐसा क्लोज पाथ चूज करना है कि जिस पॉइंट या जिस पॉइंट्स पर, अब ये पॉइंट्स का भी मतलब बताता हूँ, जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो पॉइंट उस क्लोज पाथ पर हो, लाई करे। चूज क्लोज पाथ सच दैट द पॉइंट और पॉइंट्स वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड लाई ऑन द क्लोज्ड पाथ। अब जैसे यहाँ हम एम्पियर सर्किटल लॉ का जो एप्लीकेशंस देखेंगे तो मोस्टली थिक लॉन्ग वायर, और थिक लॉन्ग वायर का शेप कैसा होता है तो सिलिंड्रिकल ही होता है, यानी कि सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग वायर के कारण होगा। सोलेनाइड के लिए इसका एप्लीकेशन होता है, टोराइड में इस लॉ का एप्लीकेशन होता है। तो अगर आपको जैसे सिलिंड्रिकल वायर के लिए करना है, दिस इज ये लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर, ये है इसका एक्सिस, और ये लॉ एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करना है, और कह रहा है कि इसका अंदर के किसी इसके एक्सिस से आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे निकालना है आपको मैग्नेटिक फील्ड। इसमें करंट कितना है, इसमें करंट आई है, करंट कैरिंग होगा, लॉन्ग होगा, बहुत लंबा होगा। तो इसमें एक्सिस से डिस्टेंस पे निकालना है, बाहर भी पॉइंट हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। तो इसके एक्सिस से आर डिस्टेंस पे पॉइंट, तो आर डिस्टेंस पे तो इसके एक्सिस से चारों तरफ पॉइंट होंगे, इसलिए यहाँ पे है पॉइंट या पॉइंट्स। तो अगर इसके एक्सिस से आर डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो एक्सिस के अबाउट आर रेडियस का एक क्लोज पाथ ले लीजिए। तो सारा पॉइंट इसी क्लोज पाथ पे लाई कर रहा है, आप किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। और तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि आपको मोस्ट केसेज में सर्कुलर एम्पीरियल लूप, सर्कुलर क्लोज पाथ ही लेना पड़ता है। और अगर पॉइंट बाहर है तब भी क्लोज पाथ ऐसे ले लीजिए, एम्पीरियल लूप ऐसे ले लीजिए। ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वो इस क्लोज लूप पे लाई कर रहा है। एक बात तो ये है। दूसरा बात है कि सेकेंड, चूज closed path such that at every point of it पहला मैग्नेटिक फील्ड B is parallel to DL, दूसरा B is normal to DL, थर्ड B vanishes, क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ऐसा क्लोज पाथ आपको चूज करना है जिसमें या तो B किसी पॉइंट पर वो DL के पैरेलल हो। पहले ये वाला सीन समझ लीजिए, ये वाला सीन ज़्यादा यूज होता है सिलिंड्रिकल वायर के लिए, और इस तरह के स्ट्रेट थिक वायर है या सिलिंड्रिकल वायर है, स्ट्रेट थिक वायर है या सिलिंड्रिकल वायर है। तो इसके एक्सिस से अगर मान लेते हैं, हो सकता है इनसाइड या आउटसाइड, आर डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो पहला कंडीशन यही है कि अगर इसके एक्सिस से आर डिस्टेंस पे
इसके एक्सिस से r डिस्टेंस पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो पहला कंडीशन है कि आपको एक ऐसा क्लोज पाथ चूज करना होगा जो इस पॉइंट P से पास करे। तो इस तरह का एक ले लेंगे सर्कुलर क्लोज लूप अराउंड द कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर या सिलेंडर। और यहाँ सिमेट्री से क्या पता चलेगा कि यहाँ पर B जो होगा वो टेंजेंट होगा, तो B dl जो होगा वो होगा r at 0 डिग्री। तब क्या होगा कि B और B का ये जो क्लोज पाथ ले रहे हैं, अगर ये सिलेंडर है और पॉइंट P बाहर है या अंदर भी हो सकता है, तो अगर बाहर है तो इस तरह का एक क्लोज पाथ लिया है हमने, जिसके हर पॉइंट का सिलेंडर से के एक्सिस से डिस्टेंस r है, और मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो टेंजेंशियल हो जाएगा, तो B डॉट dl r एट 0 डिग्री हो जाएंगे, और B सेम होगा मैग्नीट्यूड में इस क्लोज पाथ के हर पॉइंट पे सिमेट्री के कारण, क्योंकि इस एक्सिस से सेम डिस्टेंस पे होगा। B जो होगा सेम इन मैग्नीट्यूड। तो इससे B डॉट dl का कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। मतलब B डॉट dl, अगर आपको एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करना है तो लाइन इंटीग्रल B डॉट dl जो है वो सिंपली हो जाएगा B dl cos 0 डिग्री। मतलब वो हो जाएगा B इंटू dl हो जाएगा सारा dl लेंथ का इंटीग्रेशन, यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल, यानी कि 2 पाई r, और B कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। तो सिंपली B डॉट dl के बदले में, और थीटा तो 0 डिग्री है, तो अगर सिलेंडर है, आगे नहीं बताऊंगा ये बात, ऑलरेडी B इंटू B डॉट dl सिलेंडर के लिए, सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग वायर के लिए या लॉन्ग थिक वायर के लिए B डॉट dl के बदले में सिंपली लिख लेंगे B इंटू 2 पाई r। r is radius of the imperial loop that you have chosen। r is not the radius, r is उस लूप का रेडियस, और ये इक्वल टू हो जाता है म्यू नॉट इंटू आई के। पॉइंट अंदर होगा तब आई इफेक्टिव, आई नेट क्या है, पॉइंट बाहर है तो आई नेट क्या लेना है, वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होता है। और भी चीज़ें हैं तो जब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है B इज नॉर्मल टू dl। तो ये चीज़ समझ में आएगा जब हम लोग सोलेनाइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे कि हम क्लोज पाथ यहाँ पर सर्कुलर नहीं लेते हैं, हम लोग ईजी के लिए हम लोग इस तरह का एक लूप लेते हैं, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो सोलेनाइड के अंदर ही एग्जिस्ट करता है अलोंग द, अगर करंट ऐसे है तो पैरेलल। तो इस लूप पर अगर हम dl ले रहे हैं तो वो B के अलोंग हो गया, पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सोलेनाइड के कारण B वो उसके अंदर ही मेनली होता है, और मैग्नीट्यूड भी उसका कांस्टेंट ही होता है। तो इस सेगमेंट के लिए, लूप के इस सेगमेंट में dl हम ऐसे लेंगे अगर, तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, और सोलेनाइड के बाहर हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट 0। तो ये तीनों कंडीशन यहाँ के लिए है। फिलहाल अभी हमें फोकस करना है इस तरह के सिचुएशन में। तो स्ट्रेट वायर है, सिलिंड्रिकल वायर है, B डॉट dl सिंपली B इंटू 2 पाई r, या फिर जब भी B पैरेलल टू dl हो, यानी कि B क्लोज पाथ के अगर टेंजेंशियल हो, तो B डॉट dl सिंपली क्या बन जाता है, B इंटू L। L इज टोटल लेंथ ऑफ द क्लोज्ड पाथ। ये चीज़ ज़्यादा यूज रखना है कि B डॉट dl के बदले में हम लोग डायरेक्ट यूज कर लिया करेंगे सिलेंडर वायर के लिए B इंटू 2 पाई r, बिना ये डिस्कस किए कि ये कॉस थीटा कहाँ गया, 0 हो जाता है। अब इसका इम्पोर्टेंट पहला एप्लीकेशन करते हैं।
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर या सिलिंड्रिकल वायर कहो, या इसको हम लोग कह सकते हैं लॉन्ग सॉलिड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर, सॉलिड सिलेंडर या लॉन्ग थिक वायर having carrying current I uniformly over its cross section, करंट कैसे फ्लो करता है? करंट क्रॉस सेक्शन को भर करके फ्लो करता है। यहाँ पे हमें, यहाँ जो करंट है वो यूनिफॉर्म उसका डिस्ट्रीब्यूशन है ओवर द क्रॉस सेक्शन, यानी कि इस केस में करंट डेंसिटी की बात होगी तो करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है। करंट डेंसिटी क्या है? यूनिफॉर्म। इसके बाद सेम टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें करंट डेंसिटी वो वैरी करेगा। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर, लॉन्ग थिक वायर भी कह सकते हैं। तो जैसे ये एक लॉन्ग ऐसे है, इसका लेंथ के बारे में कोई आइडिया नहीं है, इस तरह से है, इसका लॉन्ग है, ऐसे है, और तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो सॉलिड सिलेंडर है, तो इसके इनसाइड में भी या थिक वायर के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये हो गया इसका एक्सिस। इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे सिलिंड्रिकल वायर है, ये ऐसे, ये है, हो गया इसका एक्सिस। इसके लेंथ के बारे में कोई आइडिया नहीं है। इसमें करंट आप ऐसे मान लीजिए, करंट इसके पूरे क्रॉस सेक्शन को भर करके फ्लो कर रहा है। तो अब पहला केस है, केस 1। हमें चाहिए B एट डिस्टेंस R लेस देन रेडियस A। इसका रेडियस जो है वो मान लेते हैं A है, क्रॉस सेक्शन का रेडियस क्या है? A है, और इसके क्रॉस सेक्शन को भर करके करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे, और करंट जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पहला केस है B हमें चाहिए एट डिस्टेंस R विच इज लेस देन A, यानी कि B जो है वो फ्रॉम एक्सिस, डिस्टेंस लेना है फ्रॉम एक्सिस, यानी कि मान लो यहाँ पे इस पॉइंट पे R डिस्टेंस पे, तो एक्सिस से R डिस्टेंस पॉइंट तो चारों तरफ होगा। मान लो R डिस्टेंस पे यहाँ पे P पॉइंट पे, इसके एक्सिस से, ये तो इसका एक्सिस हो गया ना, ये है इसका एक्सिस। दोनों दो तरह तरीके से डायरेक्शन बता रहा हूँ, ऐसे व्यू और ऐसे दूसरा तरह का व्यू। तो यहाँ पे एक्सिस से R डिस्टेंस पे है पॉइंट जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और इसमें करंट कितना है? I है। करंट कितना है? इस तरह से हम करंट को दिखा सकते हैं। करंट लाइन में नहीं है, ये पूरे क्रॉस सेक्शन को भर करके जा रहा है। तो पहला पॉइंट था एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करने का, कि ऐसा चूज करना है एम्पीरियल लूप
कि जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो उस लूप पर लाई करे। तो हमें एक्सिस से आर डिस्टेंस पे पॉइंट्स की बात करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे चारों तरफ। तो हमें अगर आर डिस्टेंस पे यहाँ लेना है तो हम इस तरह का आर रेडियस का एक एम्पीरियल लूप ले लेंगे। कितने रेडियस का? आर रेडियस का। और ये जो लूप लिया है ये ऐसे नहीं है, ये क्रॉस सेक्शन ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, फिगर में ऐसे दिख रहा है। अगर ऐसे होता, अगर क्रॉस सेक्शन ऐसे होता तो उसको ऐसे दिखाते, तो जो लेंथ होता सिलेंडर का वो ऐसे होता। तो पहला कंडीशन फुलफिल हो गया, हमने ऐसा एम्पीरियल लूप लिया ऑफ रेडियस आर, क्लोज पाथ एम्पीरियल लूप लिया है जिसके हर पॉइंट पे बी एंड डी एल जो होंगे, टेंजेंट ही सिमेट्री है, यहाँ टेंजेंट ही डायरेक्शन देगा किसका? बी का, और बी का मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे सेम होगा क्योंकि इस क्लोज पाथ का हर पॉइंट एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है? आर डिस्टेंस पे। तो ये पॉइंट पी है, इसको ऐसे समझना है, ऐसे ले लो लूप आर रेडियस का, और इसका क्रॉस सेक्शनल रेडियस क्या है? ए है। तो फॉर दिस लूप अगर हम लगाते हैं एम्पियर्स का सर्किटल लॉ तो यहाँ एट क्या है? 0 डिग्री। ऑलरेडी बता दिया हूँ पीछे। तो हमें यूज करना है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। यहाँ पे था कि आई करंट जो था वो इसके क्रॉस सेक्शन से होकर के फ्लो कर रहा था और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो हमें तो सिर्फ एम्पियर सर्किटल लॉ में जो क्लोज लूप लेना है, हमें उस क्लोज लूप से होकर के कितना करंट जा रहा है उसी से मतलब है। तो यहाँ पर जब पूरा क्रॉस सेक्शन है ए रेडियस का तो उसमें करंट आई है, इस तरह से फ्लो कर रहा है करंट आई क्रॉस सेक्शन को से होकर के। हमें तो सिर्फ ये वाला एरिया से, इस वाले क्रॉस सेक्शन से जिसका रेडियस है स्मॉल आर, उससे करंट लेना है। तो अगर टोटल करंट 10 एम्पियर का होता तो वो पूरे क्रॉस सेक्शन से होकर के जा रहा है, तो इस वाले क्रॉस सेक्शन से होकर के 10 एम्पियर से कम करंट ही जाएगा, 6 एम्पियर जाएगा या 5 एम्पियर जाएगा या 2 एम्पियर जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि ये क्रॉस सेक्शन कितना बड़ा है। तो अगर जैसे यहाँ पे टोटल करंट आई था तो टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया था पाई ए स्क्वायर। सिलेंडर का या थिक वायर का क्रॉस सेक्शन कैसा होगा? ऐसा होगा, सर्कुलर। तो यहाँ पे करंट पर यूनिट एरिया से, बिकॉज करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो हम यहाँ करंट पर यूनिट एरिया से हम वो इफेक्टिव करंट निकाल सकते हैं जो इस क्रॉस सेक्शन यानी कि पाई आर स्क्वायर के क्रॉस सेक्शन से होकर के जा रहा है। हमें मतलब है सिर्फ ये वाला क्रॉस सेक्शन से कितना करंट जा रहा है, हमें सिर्फ उतने करंट से मतलब है जिसका कि रेडियस क्या है? स्मॉल आर। इस तरह से थ्रेड करता हुआ जो करंट जा रहा है इस क्रॉस सेक्शन से। तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे करंट पर यूनिट एरिया। तो जब टोटल एरिया की बात करेंगे तो टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा पाई ए स्क्वायर, और उसमें करंट कितना है? आई है, करंट है आई। तो जब करंट है आई तो करंट पर यूनिट एरिया, तो एरिया है क्रॉस सेक्शन का पाई ए स्क्वायर। और मान लेते हैं कि इस वाले क्रॉस सेक्शन में जिसका कि ये एरिया कितना है? पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर, और इस क्रॉस सेक्शन में करंट जो है वो मान लेते हैं आई डैश है। तो इस वाले क्रॉस सेक्शन में करंट से हमें मतलब है आई डैश। तो आई डैश, जब क्रॉस सेक्शन है आई डैश तब एरिया है पाई आर
स्क्वायर। तो करंट पर यूनिट एरिया इक्वेट कर देंगे, इससे हमें मिल जाएगा आई डैश, दैट करंट जो हमें चाहिए जो इस क्रॉस सेक्शन से जा रहा है। तो आई डैश इज इक्वल टू हो जाएगा आई आर स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। तो एम्पियर सर्किटल लॉ से हम चलते हैं। तो हमें क्या मिलता है, B डॉट डी एल फ्रॉम वन इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट लाइन इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, और आई नेट क्या हो जाएगा, आई डैश। इस केस में ये वाला इस क्रॉस सेक्शन से जो इस क्लोज लूप से जो करंट थ्रेड कर रहा है वो आई डैश हो गया। तो आई डैश का वैल्यू डालेंगे तो आई डैश का वैल्यू हो जाएगा, तो बी डॉट डी एल सर्कुलर एम्पीरियन लूप है और बी जो है वो टेंजेंशियल है। सिंपली लिख देता हूँ बी इंटू 2πr कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री हो गया 1, ये हो जाएगा म्यू नॉट, और आई डैश के बदले में लिखेंगे आई आर स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। एक आर से स्क्वायर कैंसिल, बी का वैल्यू आ गया जो हमें कैलकुलेट करना था एट डिस्टेंस एस आर विच इज लेस देन रेडियस। बी का वैल्यू आ गया म्यू नॉट आई आर अपॉन 2π ए का स्क्वायर। म्यू नॉट आई आर अपॉन 2π ए का स्क्वायर। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हम लोगों ने क्या देखा कि इनसाइड पॉइंट के लिए बी जो है वो आर के, आर इज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसी फॉर्मूला में अगर हम एक्सिस पर हमें देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड होगा या नहीं होगा या कितना होगा, तो एक्सिस पे अगर हम पॉइंट को लेते हैं तो आर 0, तो बी भी क्या हो जाएगा 0। तो ये फॉर्मूला हो गया इनसाइड पॉइंट के लिए। इनसाइड द सिलेंडर बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एंड ऑब्वियसली ऑन द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर b इक्वल टू 0 बिकॉज r इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे b क्या हो गया 0 एक्सिस पे। जैसे जैसे आप एक्सिस से सरफेस के तरफ जाएंगे b क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होगा। इसका मतलब है b का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। जैसे जैसे एक्सिस से सरफेस के तरफ, सिलेंडर के सरफेस के तरफ जाएंगे b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, r बढ़ते जाएगा, b का मैग्नीट्यूड भी बढ़ते जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे केस 2। अब हमें मतलब है पॉइंट आउटसाइड द सिलेंडर या आउटसाइड द थिक वायर, एक्सिस से आउटसाइड की बात करेंगे। तो अब हम लोग एक्सिस से r डिस्टेंस पे इस किसी पॉइंट P पे, तो r डिस्टेंस पे, तो एक्सिस से आउटसाइड पॉइंट लेना है। अब हमें लेना है r ग्रेटर देन a फ्रॉम द एक्सिस। तो रेडियस a से ग्रेटर मतलब पॉइंट जहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड, वो पॉइंट सिलेंडर से बाहर है, उसके सरफेस से दूर है। यानी कि कुछ ऐसा यहाँ ले रहे हैं आप, एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। तो चारों तरफ पॉइंट होगा, सारा पॉइंट को मिलाएंगे, अभी भी हमें मिलेगा अभी भी हमें लेना है एक सर्कुलर क्लोज्ड पाथ।
जिसका रेडियस r है एंड r इज ग्रेटर देन a। तो हम इस P पॉइंट को एसोसिएट करेंगे एक सर्कुलर क्लोज पाथ लूप से। अब हो गया ये एम्पिरियन लूप और यहाँ पर भी हर पॉइंट पे B जो होगा वो सिमेट्री के कारण टेंजेंशियल होगा। B जो होगा वो DL के पैरेलल ही होगा, थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। और हर पॉइंट पे ये जो एम्पिरियन लूप है इसका हर पॉइंट एक्सिस से स्टिल r डिस्टेंस पर ही है, तो B का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो एम्पियर सर्किटियल लॉ अगेन लगा रहे हैं। अब ये हो गया 2। अब इसमें चलेंगे तो अब आई नेट क्या होगा, तो आई नेट तो आई ही होगा ना। अब ये ऐसे था ये और इसमें आई करंट था, लूप हम ऐसे ले रहे हैं तो लूप हम इसके बाहर ले रहे हैं। हम लूप कुछ भी लें करंट तो आई ही होगा जो कि सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन से जा रहा है। तो अब सिंपली हो गया B इंटू DL सिंपली क्या है 2 पाई r हो जाएगा और म्यू नॉट आई नेट सिंपली क्या हो जाएगा, इस केस में आई नेट सिंपली आई हो जाएगा। इधर तो कुछ है नहीं, बस सिलेंडर से बाहर का ये लूप है। म्यू नॉट आई हो जाएगा, इससे आ गया B इजिकल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, या फिर इसको एडजस्ट करें तो ये ऐसे हो जाएगा म्यू नॉट 2i अपॉन 4 पाई r। तो ये तो फॉर्मूला कुछ इस तरह का आ गया कि करंट I जो है वो एक्सिस पर एक थिन वायर के तरफ फ्लो कर रहा है और उससे r डिस्टेंस पर स्ट्रेट वायर वाला फॉर्मूला आ गया। तो इसका मतलब है हेयर इन दिस सिचुएशन द करंट बिहेव्स एज इफ इट इज फ्लोइंग लाइक ए थिन वायर हैविंग करंट I along द एक्सिस। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए B वैरी कर रहा है एज 1/r। और हमने देखा था B जो था है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था फॉर पॉइंट्स इनसाइड। तो अगर ग्राफ है, यहाँ पे ग्राफ भी पूछता है, ग्राफ ऑफ B विथ डिस्टेंस r, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस का अगर वेरिएशन पूछता है तो r इजकल टू a तक, यानी कि सेंटर पे एक्सिस पे तो 0 और r इजकल टू a तक बढ़ते जाता है बिकॉज b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। इन साइड एक्सिस से जैसे जैसे सरफेस की तरफ जाते हैं b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, और उसके बाद बाहर यानी कि r ग्रेटर देन a में वो घटता है ऐसे। तो यहाँ हो गया B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R और यहाँ हो गया B इज प्रोपोर्शनल टू R। और B मैक्सिमम ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है B मैक्स, और B मैक्सिमम होगा ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। तो B मैक्स के लिए स्मॉल r का जो है उसको रिप्लेस कर देंगे कैपिटल R से। B मैक्स के लिए स्मॉल r रिप्लेस हो जाएगा किससे, सॉरी रेडियस a से। बात खत्म। B वाले फॉर्मूला में स्मॉल r के बदले में आप क्या डाल देंगे, a डाल देंगे। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर जिसमें करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। अब हम लोग डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर ही, लेकिन यहाँ पर करंट जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। यहाँ अब के केस में करंट डेंसिटी वेरिएबल होगा। तो अब लेना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड सिलेंडर वायर। पिछले केस में हमने देखा था करंट वाज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द क्रॉस सेक्शन, यानी कि पिछले केस में करंट डेंसिटी कांस्टेंट था, सेम था। अब यहाँ पे करंट डेंसिटी सेम नहीं है। तो हेयर इन विच करंट डेंसिटी
varies as J is equal to constant K R स्क्वायर ले लो या के आर कुछ भी हो, तब इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड और आउटसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो अब सीन आ गया है कि जे करेंट डेंसिटी हम लोग पढ़े हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, करंट पर यूनिट एरिया होता है अगर करंट फ्लो कर रहा है नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ तो करंट क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल ही फ्लो कर रहा था। अब यहाँ पे वायर है और सिलेंडर है या वायर कहो, थिक वायर बोलो, लॉन्ग स्ट्रेट, और इसका रेडियस अगर हम लोग ले लेते हैं आर या ए। तो यहाँ के सिचुएशन में क्या है, पिछले वाले सिचुएशन में वायर जो है क्रॉस सेक्शन को अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये सेंटर हो गया, ये छोटा सा एरिया डी ए, ये छोटा सा एरिया डी ए, ये छोटा सा एरिया डी ए, ये छोटा सा एरिया डी ए ले रहे थे। तो हर छोटे से डी ए एरिया में पिछले वाले केस में जब करंट क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, हर डी ए एरिया में करंट वाज सेम, करंट क्या था, सेम था। अब इस वाले केस में सॉलिड सिलेंडर ही है, लेकिन अब करंट डेंसिटी J इक्वल टू के आर स्क्वायर हो गया है, यानी कि अब ये हो गया है कि R मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, R क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, फ्रॉम एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। तो जैसे जैसे R बढ़ रहा है करंट डेंसिटी ज़्यादा होते जा रहा है, यानी कि इस क्रॉस सेक्शन से इस क्रॉस सेक्शन में ज़्यादा करंट होगा, फिर इससे ज़्यादा करंट इसमें होगा, फिर इससे ज़्यादा करंट इसमें करंट होगा। क्रॉस सेक्शन सेम है, डी ए ही है, लेकिन एक पार्टिकुलर डी ए में इस वाले से इसमें ज़्यादा, इस वाले से इसमें ज़्यादा, इस वाले से इसमें ज़्यादा, यानी कि जैसे जैसे एक्सिस से आर बढ़ेगा करंट डेंसिटी बढ़ेगा, तो पर यूनिट एरिया करंट भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर यहाँ के सिचुएशन में क्या करते हैं कि सपोज हमें निकालना है पॉइंट P एट डिस्टेंस, केस 1 है कि पॉइंट P हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड B at point P at distance R which is less than the radius, यानी कि इनसाइड के कोई पॉइंट की बात कर रहा है। ये हो गया इसका, ये है सिलेंडर या थिक वायर, दिस इज द एक्सिस। तो मान लेते हैं कि हम पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पे R डिस्टेंस पे, यहाँ पे ले या 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 यहाँ पे ले। तो पहले यहाँ पर एक इस तरह का एक थोड़ा सा थिक टाइप ऑफ रिंग ले लेते हैं, यानी कि एक स्ट्रिप ले रहे हैं। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा रिंग टाइप ऑफ सेगमेंट ले रहे हैं जिसका कि एक्सिस से डिस्टेंस R है, और इसका ये जो थिकनेस है ये ले रहे हैं dr। ये थिकनेस dr है और ये एक तरह से एक स्ट्रिप हो गया, और इसको हम रिंग भी कह सकते हैं। तो इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, dA होगा, और इसका एरिया हमने क्या लिया है, इसका एरिया है dA। तो dA क्या हो जाएगा, हर एक छोटा सा सेगमेंट जो है वो उसको लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो फाइनली 2πr इंटू dr हो जाएगा, 2πr dr। एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप कहो या अगर हम इसको एक रिंग के तरह माने तो इसमें कुछ थिकनेस है, तो ये वाला एरिया, तो ये हो जाएगा इस स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा 2πr dr। अब करंट डेंसिटी
जे इजकल टू होता है करंट अपॉन एरिया, तो करंट आई है और एरिया ए है, लेकिन करंट डी एरिया में करंट क्या होगा, डी आई करंट होगा। करंट डेंसिटी जे इजकल टू डी आई बाई डी ए। डी आई क्या है, इस स्ट्रिप पे करंट है, कितना है इस स्ट्रिप में करंट, डी आई। तो डी आई कितना हो जाएगा, डी आई हो जाएगा जे इंटू डी ए। जे कितना है, जे दे रखा है के आर स्क्वायर की तरह वेरी कर रहा है, के आर स्क्वायर। अगर के आर होता तो के आर लिखते, के आर स्क्वायर इंटू डी ए। डी ए का मतलब हो गया 2 पाई आर डी आर। इससे डी आई क्या आ जाएगा, डी आई आ जाएगा 2 पाई के आर क्यू डी आर। अब ये जो डी आई का फॉर्मूला है इसको याद रखना है, क्योंकि जब हम पॉइंट बाहर लेंगे तब भी इसका यूज होगा, और जब पॉइंट अंदर लेंगे तब भी इसका यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर करंट डेंसिटी वेरी कर रहा है। तो डी आई हर स्ट्रिप में सेम नहीं होगा, जैसे जैसे एक्सिस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा डी आर का ही एक स्ट्रिप होगा, लेकिन फिर उसमें करंट का अमाउंट चेंज होता जाएगा। तो डी आई इतना हो गया, डी आई का फॉर्मूला है 2 पाई के आर क्यू डी आर। अब टोटल करंट चाहिए, तो अब हमें किसी पॉइंट पी पे चाहिए जो कि आर डिस्टेंस पे है, विच इज लेस देन द रेडियस। तो पॉइंट पी यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। तो करंट जो है, जो इस क्रॉस सेक्शन को से होकर के जा रहा है, करंट सिर्फ हमें मतलब है कितना, करंट हमें मतलब है जो सिर्फ इस आर रेडियस वाले से होकर के, सॉरी ऐसे नॉर्मली थ्रेड कर रहा है, कितने क्रॉस सेक्शन एरिया से, पाई स्मॉल आर स्क्वायर से। तो डी आई के लिए यहाँ पे सिंपली इंटीग्रेट करना होगा डी आई को फ्रॉम 0 टू आर, क्योंकि पॉइंट पी आर डिस्टेंस पे है, 0 टू आर करना होगा। हमें मतलब है ये पूरा करंट से, तो हमने तो एक स्ट्रिप लिया है, अब इस स्ट्रिप में जो करंट है उसको इंटीग्रेट करना होगा, इस एक्सिस के लिए 0 और इस पॉइंट के लिए r। तो 0 टू r किसका इंटीग्रेशन, डी आई का, तो ये कांस्टेंट बाहर, तो 2 पाई के इंटीग्रेशन ऑफ आर क्यू डी आर फ्रॉम 0 टू r। तो इससे आ जाएगा 2 पाई के R4 डिवाइडेड बाई 4। ये हो गया इफेक्टिव करंट I दैट इज थ्रेडिंग दिस क्रॉस सेक्शन। तो हमें अगर इस पॉइंट पे निकालना एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना था, तो हमें इस पॉइंट को एसोसिएट करते हुए एक क्लोज पाथ लेना था, और हमें लेना था इस क्लोज पाथ को थ्रेड करता हुआ करंट। तो इस क्लोज पाथ को थ्रेड करता हुआ करंट जो है वो कितना आ गया, आई आ गया 2 पाई के R4 टू द पावर 4। अब हमें एम्पियर सर्किटल लॉ से फॉर दिस क्लोज पाथ B डॉट DL क्लोज इंटीग्रल is equal to mu naught into that current I, which is threading this closed path of radius small r, r is less than a। ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई इंटू आई का वैल्यू डालेंगे 2 पाई के R4 बाई आर। अब इस क्लोज पाथ पे जो टेंजेंट होगा वो जो हमने पीछे डिस्कस किया था, DL और R के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, यानी कि ये सिंपली हो जाएगा B इंटू क्लोज पाथ, टोटल करेंगे DL ऐड करेंगे 2 पाई R होगा, B इंटू 2 पाई R cos 0 1 होता है। DL ही डायरेक्शन देगा किसका, R पे, क्योंकि सर्कल है, DL ही डायरेक्शन देगा B का। तो B इंटू 2 पाई R इजकल टू इक्वेट करेंगे म्यू नॉट इंटू 2 पाई के R4 बाई 4 से। तो इससे आ जाएगा 2 पाई कैंसिल,
बी आ जाएगा इनसाइड पॉइंट के लिए म्यू नॉट के आर 4, और एक इस आर से ये क्यू हो जाएगा, तो म्यू नॉट के आर क्यू अपॉन 4. दिस इज द फॉर्मूला फॉर बी एट इनसाइड पॉइंट. बी इज इक्वल टू म्यू नॉट के आर क्यू बाई 4 फॉर इनसाइड पॉइंट. अब हम लोग पॉइंट ले लेते हैं आउटसाइड. तो अब आ गया B एट पॉइंट P एट डिस्टेंस R, लेकिन अब हमें R लेना है ग्रेटर देन A. तो अब ये इसका हो गया ख़त्म, अंदर वाले का. ये रेडियस A है. अब हमें लेना है O से R डिस्टेंस पर बाहर कोई पॉइंट, यहाँ या फिर R डिस्टेंस पे इधर या इधर या इधर या इधर. तो हमें उस पॉइंट P को एसोसिएट करना होगा. क्लोज पाथ हमें एम्पीरियल लूप ऐसा लेना है कि वो उस पॉइंट से पास करे जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए. अब ये जो P पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है, ये इससे R डिस्टेंस पे है. ये P पॉइंट हम यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं. P पॉइंट हम यहाँ भी ले सकते हैं. सबका डिस्टेंस R ही होगा क्योंकि ये सर्कल है. दिखा ऐसे रहे लेकिन है क्या, ये एग्जैक्टली सर्कल है. क्रॉस सेक्शन भी इसका जो था वो टोटली सर्कल था. तो अब पॉइंट ले रहे हैं इतना, तो DA का यही सेम रहेगा. DA को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, DA इतना ही होगा. स्ट्रिप लेंगे अगर अंदर में कहीं पे, DI का फॉर्मूला सेम होगा, कहीं कोई चेंज नहीं होगा. DI एक स्ट्रिप पे है जो R डिस्टेंस पे हमने लिया था. लेकिन यहाँ पर पिछले केस में हमें 0 to R था और पॉइंट अंदर में था. अब हमारा R जो है वो बाहर है. R बाहर है लेकिन करंट तो सिर्फ इतने क्रॉस सेक्शन में है ना. कितने? A में. A रेडियस वाले क्रॉस सेक्शन में ही करंट है. तो अब हमें करंट चाहिए फ्रॉम दिस, जो टोटल करंट था. चाहे हम लूप, ये जो एम्पीरियन लूप लिए हैं ऑफ रेडियस R विच इज ग्रेटर देन A, इसका साइज कुछ भी हो, करंट तो इसके अंदर I ही होगा. तो यहाँ पर I को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 to A रेडियस, क्योंकि सिर्फ इस सेगमेंट में करंट है. तो यहाँ हो जाएगा ये 2 पाई के 0 to A R Q dr. ये हो जाएगा 2 पाई के R4/4 फ्रॉम 0 to A. तो अब ये I कितना आ जाएगा इस केस में? अब इस केस में I आ जाएगा 2 पाई के A4/4. तो अब इस लूप के लिए, इस एम्पीरियन लूप के लिए, इस एम्पीरियन लूप के लिए लगाएंगे एम्पियर सर्किटल लॉ. तो B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I का वैल्यू डालेंगे. म्यू नॉट I है 2 पाई के A4/4. B.dl, B and dl are tangential. B is tangential and dl is also tangential. सेम हो जाएगा सिंपली B into 2 pi r. B into 2 pi r is equal to म्यू नॉट 2 पाई के A4/4.
2 पाई कैंसिल होगा यहाँ सिर्फ, तो बी आ जाएगा म्यू नॉट के A4 डिवाइडेड बाई 4R। तो जहाँ पर करंट डेंसिटी वेरिएबल होता है, चेंजिंग करंट डेंसिटी होता है, वहाँ पर इनसाइड पॉइंट में और आउटसाइड पॉइंट का ये फॉर्मूला आ गया। अब देख रहे हैं आउटसाइड के लिए B जो है वो इन्वर्सली है 1/R के। तो अगर ग्राफ वगैरह पूछेगा तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो ये था थिक वायर या फिर सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर के लिए दो केस हो गया। पहले केस में हमने देखा करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द क्रॉस सेक्शन। सेकेंड केस में करंट डेंसिटी वेरी कर रहा था, तो इस तरह का फॉर्मूला मिला, म्यू नॉट के A⁴ रेडियस पर पावर 4 डिवाइडेड बाई 4R। अब इसमें देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए हॉलो सिलेंडर, ड्यू टू ए हॉलो सिलिंड्रिकल वायर। अब यहाँ थिक वायर लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिंपली है हॉलो सिलेंडर। और इसमें करंट के बारे में अगर कुछ नहीं लिख रखा है, सिंपली लिख रखा है करंट जो है, करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मान लेते हैं करंट I है, जिसमें करंट I इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, करंट I इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। हॉलो सिलेंडर है, तो इसमें पहला केस ले लेते हैं, ये ऐसे है और इसका एक सेगमेंट ऐसे है, और फिर ये करंट सिर्फ इस सेगमेंट में है क्योंकि यहाँ एयर है, मतलब यहाँ कुछ नहीं है। ये हॉलो सिलेंडर का केस है जो कि जिसमें कुछ थिकनेस भी है, अंदर में ये वाला सेगमेंट हॉलो है। करंट इसमें इस तरह से जा रहा है, थ्रेड कर रहा है, सिर्फ कितने, तो मान लेते हैं इनर रेडियस R1 है और ये वाला रेडियस R2 है। करंट फ्लो करेगा इन द क्रॉस सेक्शनल एरिया πr2 स्क्वायर माइनस πr1 स्क्वायर में ही करंट फ्लो करेगा। ऐसे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है और ये हो गया इसका एक्सिस। तो अब अगर यहाँ पर इनर पूछ रहा है, अगर इनर पॉइंट के लिए पूछ रहा है, तो अगर हम इनर में कोई लेते हैं क्लोज लूप, R डिस्टेंस पे इनर में लेते हैं कोई क्लोज लूप R डिस्टेंस पे, तो B एट पॉइंट R लेस देन और इक्वल टू R1, पहला केस। B एट पॉइंट R लेस देन और इक्वल टू R1, यानी कि ये वाला हॉलो वाला सेगमेंट में जहाँ कुछ है ही नहीं, मटेरियल है ही नहीं कंडक्टर का,
तो आई तो होगा नहीं, आई नेट तो है ही नहीं यहाँ पे, इसमें तो कोई करंट है ही नहीं, ये तो हॉलो है। तो आई नेट 0, इसका मतलब है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 0 0। दिस इम्प्लाइज बी क्या हो जाएगा 0। डीएल तो होगा ही, अगर लेंगे क्लोज पाथ तो डीएल तो होगा ही। बी, इसका मतलब है बी, डीएल 0 नहीं होगा तो इसका मतलब है बी 0 होगा। तो इनसाइड पॉइंट जहाँ पर हॉलो है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। अब बात करते हैं, पॉइंट लेते हैं कहीं पर, यहाँ पर लेते हैं या यहाँ पर लेते हैं। डिस्टेंस क्या लेते हैं इसका भी r। अब ये जो पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस r है, ये r1 से बड़ा है और r2 से छोटा है। तो सेकेंड केस में हम ले रहे हैं एट पॉइंट r, जो कि r1 से बड़ा या बराबर कर देता हूँ और छोटा है वो r2 से। यहाँ पे पॉइंट है ये। तो 1 मिनट के लिए अगर इसको मिटा देते हैं, इसका काम तो ख़त्म हो गया अभी। अब हम लोग r यहाँ पे ले रहे हैं और तो इस पॉइंट को पे ले या यहाँ पे ले r डिस्टेंस ही होना चाहिए। एक्सिस से चारों तरफ r डिस्टेंस पर p पॉइंट लेना है। कहीं पे भी ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं। तो हमें इस p पॉइंट को ये एम्पीरियन लूप से एसोसिएट करना होगा। तो ये क्लोज्ड सर्कल ले लिया ऑफ रेडियस r। तो यहाँ पे करंट I जो था वो था, करंट पर यूनिट एरिया की बात करें तो करंट I था तब जब ऐसे था, ये इस क्रॉस सेक्शन में था, ऐसे थ्रेड होकर के फ्लो कर रहा था, अंदर में नहीं था। तो ये एरिया कितना होगा, इनर रेडियस r1 है और आउटर रेडियस r2 है। तो पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर था एरिया, इफेक्टिव एरिया जिससे होकर के करंट I फ्लो कर रहा था। अब हमें सिर्फ इतना एरिया लेना होगा ना, इसमें करंट क्या है, ये वाला एरिया लेना होगा, जिससे होकर के करंट इस तरह से थ्रेड कर रहा है खोपचे में ऐसे। तब करंट, ये है करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट यूनिफॉर्मली है तो करंट पर यूनिट एरिया है। तो अब अगर करंट इस क्रॉस सेक्शन में I डैश है तो इसका एरिया हो जाएगा, इसका हो जाएगा इफेक्टिव एरिया, जो ये है जो शेडेड है वो हो जाएगा पाई r स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। जब इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन था पाई r2 स्क्वायर, उसमें से r1 वाला हट गया क्योंकि ये तो हॉलो था, तो ये आ गया। तो इससे करंट जो है वो इस क्लोज पाथ को जो थ्रेड कर रहा है वो करंट है I डैश। तो पाई से पाई कैंसिल, I डैश कितना आ जाएगा, I डैश आ जाएगा I इंटू r स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। दिस इज द इफेक्टिव करंट I threading the closed path of radius r. r is greater equal to r1 and less than r2। ये वाला जो थ्रेड कर रहा है इस तरह से। तो अब यहाँ लगाएंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। तो B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I डैश, B इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू
म्यू नॉट आई इंटू आई डैश का वैल्यू डालेंगे तो आई डैश है आई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर। तो इससे आ जाएगा बी का फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर भी आ जाएगा और आ जाएगा आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ जाएगा बी का। अब इस फॉर्मूला से हम लोग देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला जो है ये ऊपर में आर स्क्वायर है, साथ में है माइनस आर वन स्क्वायर, और नीचे में आर है लेकिन साथ में ये है। तो ओवरऑल विथ आर बी क्या होगा, इंक्रीज होगा। कंक्लूजन क्या निकला कि बी इंक्रीजेज विथ आर बट लीनियरली इंक्रीज नहीं करेगा, बट नॉट लीनियरली। यानी कि फॉर द सेगमेंट इस रीजन में अगर ग्राफ पूछता है बी और आर के लिए तो ग्राफ तो बी तो बढ़ेगा लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं बनाना है। अच्छा, जीरो से लेकर के यानी कि एक्सिस से लेकर के R1 तक इनर सेगमेंट के रेडियस तक मैग्नेटिक फील्ड जीरो, R1 से R2 के बीच में मैग्नेटिक फील्ड होगा और B जो होगा वो इंक्रीज करेगा R के साथ लेकिन लिनियरली इंक्रीज नहीं करेगा। अब हम लोग ले लेते हैं पॉइंट R विच इज ग्रेटर देन R2 यानी कि बाहर। तो बाहर में तो वही हो जाता है, बाहर में क्या हो जाएगा, करंट I है इसके अंदर। तो बाहर में ले लेते हैं पॉइंट यहाँ पे या यहाँ पे, एसोसिएट करते हैं, क्लोज पाथ ले लिया। अब ये रेडियस क्या हो गया इस क्लोज पाथ का R। तो करंट तो अब इस पूरे जो भी क्रॉस सेक्शन था ये वाला लेना पड़ेगा जो कि कितने एरिया में है, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर एरिया में है जो कि करंट I है। तो यहाँ पर तो सिंपली लग जाएगा B डॉट DL इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट I। अगर क्वेश्चन में करंट दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो करंट हम अज्यूम कर लेंगे कि करंट I है। I B इंटू 2 पाई R इज इक्वल टू म्यू नॉट I, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, म्यू नॉट 2I। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई R। यानी कि ये जो पूरा कन्फिग्रेशन है इसमें करंट इस वाले क्रॉस सेक्शन को से होकर के नॉर्मली फ्लो कर रहा था। इसका इफेक्ट ऐसे है जैसे पॉइंट P यहाँ पे लिया था एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे। इस क्रॉस सेक्शन का रेडियस R था, ये पॉइंट P यहाँ ले या यहाँ ले R ही पे था। तो इसका मतलब है ये सारा करंट जो इस तरह से फ्लो कर रहा है उसका इफेक्ट ऐसे है। और ये फार्मूला तो है कि थिन वायर है, थिन वायर में करंट I है, उससे R डिस्टेंस पर, इनफाइनाइट थिन वायर है उससे R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड इतना ही होता है। यानी कि ये सारा करंट का इफेक्ट ऐसा हो रहा है कि जैसे ये इसके एक्सिस से एक थिन वायर के तरह से होकर के फ्लो कर रहा है। इफेक्ट यहाँ पर कुछ ऐसा ही मिल रहा है। तो आउटसाइड के लिए B जो है वो 1/R के ही वैरी करेगा, B इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो इसमें अगर ग्राफ पूछेगा तो हमने देखा कि इनर रेड जहां हॉलो सेगमेंट है, ये ऐसे था क्रॉस सेक्शन, ये ऐसे था, यहां से लेकर के R1 तक मैग्नेटिक फील्ड जीरो, R1 से R2 तक मैग्नेटिक फील्ड था और बाहर में भी था।
लेकिन अब अगर इसमें ग्राफ पूछता है आपको B का और R का, तो मान लेते हैं ये है इनर रेडियस R1, ये है आउटर रेडियस R2, और ये डिस्टेंस उससे ज़्यादा R2 यहाँ तक है, और ये 0 है। तो B तो 0 है, फ्रॉम 0 टू R1। इस पूरे रीजन में B क्या था, जो हॉलो रीजन है, B 0 था, तो B क्या हो गया, 0 हो गया। ये ऐसे हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं बनेगा ग्राफ। उसके बाद यहाँ से R1 से लेके R2 तक B हमने क्या लिखा था, R के साथ बढ़ेगा लेकिन लीनियरली नहीं बढ़ेगा, तो कुछ ऐसे दिखा देंगे, ऐसे बढ़ रहा है लेकिन लीनियर नहीं है। उसके बाद R2 से ज़्यादा का मतलब हो गया कि पॉइंट बाहर हो गया, तो बाहर में वैरी कर रहा है, B इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। इसका मतलब है कि सरफेस के बाद वो ऐसे हो जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ फॉर B एंड R। R इज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द हॉलो सिलेंडर। अब इसमें हॉलो सिलेंडर है तो हो सकता है कि उसमें थिकनेस हो ही नहीं। हॉलो सिलेंडर है और वो थिन हॉलो सिलेंडर है, मतलब ऐसे बस कुछ नहीं है यहाँ। तो अंदर में हर पॉइंट पर B क्या हो जाएगा, 0। अंदर में करंट ही नहीं है, करंट सिर्फ इसके सरफेस से हो करके है। थिन हॉलो सिलेंडर हो गया। यहाँ पर इनर रेडियस जैसा कुछ है ही नहीं, थिकनेस इसमें मानेंगे कि है ही नहीं, थिन है। तो थिन के अंदर हर पॉइंट पे B 0, करंट तो सिर्फ सरफेस से होता हुआ जाएगा, तो सिर्फ सरफेस पे होगा और आउटवर्ड होगा। तो यहाँ पर ये सेगमेंट भी नहीं होगा। रेडियस जो है R तक तो 0 होगा, ग्राफ ऐसा हो जाएगा, 0 से लेकर के सरफेस तक B क्या हो जाएगा, एक्सिस से लेकर के सरफेस तक B 0, सरफेस पे मैक्सिमम, और उसके बाद घटेगा एज B इज प्रोपोर्शनल टू 1/R ही आएगा। करंट इसमें आई है लेकिन वो सरफेस से है, तो जब लगाएंगे B इंटू 2πR, वो सिंपली μ0 I हो जाएगा, तो वही हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू μ0 I अपॉन 2πR। बाहर के लिए B इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर सरफेस की बात करेंगे तो स्मॉल r को रिप्लेस कर देंगे इसके रेडियस से। अगर सिलेंडर के सारे केसेज में अगर मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पर पूछ रहा है तो स्मॉल r को रिप्लेस कर देना है किससे, कैपिटल R, रेडियस से। अब इस पर भी कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसके बाद पहले इसका एप्लीकेशन, एम्पियर सर्कुलर लॉ का एप्लीकेशन तो मेन होता है ये सिलिंड्रिकल वायर के लिए निकालना मैग्नेटिक फील्ड, या फिर कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें कि कोई इस तरह का होगा सिलिंड्रिकल सेगमेंट, और उसमें ये इस तरह का होगा, कुछ यहाँ पर कुछ होल वगैरह कर रखा होगा। और इसका यूज है सोलेनाइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेशन में, और टोराइड के लिए। तो सोलेनाइड का और टोराइड का एप्लीकेशन एम्पियर सर्कुलर लॉ के एप्लीकेशन से सोलेनाइड और टोराइड का मैग्नेटिक फील्ड पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस पर कुछ और क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर्स, जो एम्पियर सर्कुलर लॉ पे बेस्ड होगा, या सोलेनाइड पे बेस्ड होगा, या टोराइड पे बेस्ड होगा, उस पर डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।